राजा चार्ल्स के उस ऐतिहासिक क्षण की घड़ी अचानक नहीं आई। वो वर्षों से जमा होते दबाव, टूटती उम्मीदों, बदलती प्राथमिकताओं और शरीर तथा मन दोनों में गहराती थकान का परिणाम थी। लेकिन जब खबर बाहर आई कि उन्होंने अपने अंतिम त्यागपत्र का निर्णय तैयार कर लिया है, तो महल की दीवारें भी कुछ पल के लिए सांस रोकती प्रतीत हुईं। हर रिपोर्टर, हर सलाहकार और हर सदस्य की आंखों में एक ही सवाल था। आखिरकार वो कौन सा दर्द था जिसने ब्रिटिश इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक को जन्म दिया? राजा चार्ल्स ने हमेशा सार्वजनिक कर्तव्यों को अपनी निजी इच्छाओं से ऊपर रखा, लेकिन पिछले महीनों में उनकी आंखों की चमक फीकी पड़ने लगी थी। अक्सर रात देर तक उनकी खिड़की में जलती रोशनी ये संकेत देती थी कि वो किसी गहरे संघर्ष से गुजर रहे हैं, कुछ ऐसा जो जनता नहीं देख पा रही थी और शायद परिवार भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। एक लंबे जीवन में जहां उन्होंने लगातार आलोचनाओं, विवादों और सार्वजनिक अपेक्षाओं का सामना किया, वहां ये निर्णय किसी एक दिन की भावना नहीं था। ये उन भावनाओं की नींव पर खड़ा था जिन्हें उन्होंने दशकों से दबा रखा था। कर्तव्य और मनुष्य के बीच चलने वाली अनंत लड़ाई। राजा का स्वास्थ्य भी अब पहले जैसा नहीं था। महल के भीतर कई मौकों पर देखा गया कि वे थकान से लड़ते हुए मुस्कुरा रहे हैं और कभी-कभी किसी आयोजन के बाद एकांत में लंबी सांस लेते हुए पाए गए। चिकित्सकों और सलाहकारों ने कई बार उन्हें आराम की सलाह दी, परंतु ताज के बोझ से जुड़े निर्णय कभी आसान नहीं होते। महल के आंतरिक सूत्रों के अनुसार वो सबसे अधिक चिंतित इस बात से थे कि क्या वो अब भी अपने पद के योग्य हैं? क्या वो ऊर्जा, दृढ़ता और मानसिक संतुलन बनाए रख पा रहे हैं जो एक सम्राट के लिए अनिवार्य हैं? यही प्रश्न उनके भीतर चोरी छिपे हर दिन और गहरा होता गया। और फिर वो रात आई जिसमें उन्होंने अपने निजी सचिव को बुलाया और वो दस्तावेज मांगा जो वर्षों से तैयार तो था पर कभी हस्ताक्षर नहीं हुआ था। उस रात को महल के इतिहास में सबसे शांत लेकिन सबसे भारी रात कहा गया, क्योंकि उस सन्नाटे के भीतर ब्रिटिश राजतंत्र का एक पूरा युग समाप्त होने की ओर बढ़ रहा था। कहा जाता है कि अपने निर्णय पर विचार करते हुए राजा चार्ल्स ने अपने दोनों पुत्रों की तस्वीरों को बहुत देर तक देखा, शायद इस सोच में कि ताज किसके लिए सुरक्षित रहेगा और क्या ये परिवार के घावों को भरेगा या और गहरा करेगा। उनके मन में ये पीड़ा थी कि जनता की अपेक्षाएं अनंत हैं, परंतु मनुष्य की क्षमता सीमित। और अंततः उन्होंने स्वीकार किया कि एक ऐसे साम्राज्य का नेतृत्व जारी रखना जिसकी धड़कन हर दिन बदलती दुनिया में तेजी से दौड़ रही है, अब उनकी शक्ति के बाहर है। यही वो भावनात्मक और मानसिक यात्रा थी जिसने घोषणा के क्षण को इतना दिल दहला देने वाला बना दिया, क्योंकि ये केवल एक सिंहासन का त्याग नहीं था, ये एक मनुष्य का अपनी सीमाओं को स्वीकार करना और एक पिता का अपने परिवार के भविष्य को नई दिशा देने का प्रयास भी था। इस अनकहे दुख, टूटे संतुलन और अंतिम निर्णय की छाया ने ब्रिटेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया और महल के भीतर एक नए युग की तैयारी शुरू हो गई। पर कितनी भारी कीमत पर, ये केवल राजा चार्ल्स ही जानते थे। राजा चार्ल्स के त्यागपत्र की घोषणा को केवल राजनीतिक या संवैधानिक दृष्टि से देखना पर्याप्त नहीं है। इसके पीछे एक ऐसा भावनात्मक जाल है जिसमें पारिवारिक तनाव, अपूर्ण संबंध, खोई उम्मीदें और प्रेम तथा कर्तव्य के बीच वर्षों का संघर्ष एक साथ उलझा हुआ है। कैमिला के साथ उनका विवाह, जो कभी जनता की तीखी आलोचनाओं का केंद्र रहा, धीरे धीरे उनके जीवन की सबसे स्थिर शक्ति बन गया। लेकिन हाल के वर्षों में जब राजकीय जिम्मेदारियों का पहाड़ और स्वास्थ्य की चुनौतियां बढ़ती गईं, तब इस रिश्ते के भीतर का दबाव भी बढ़ने लगा। कई मौकों पर दोनों को सार्वजनिक आयोजनों के बाद गहरी थकान और भावनात्मक बोझ से जूझते हुए देखा गया। चार्ल्स के त्यागपत्र से पहले के महीनों में उनके और कैमिला के बीच कई निजी बातचीतें हुईं, बातचीतें जो कभी धीरे धीरे फुसफुसाहटों में बदल जाती थीं और कभी महल के शांत कक्षों में लंबी चुप्पियों में। कैमिला चाहती थीं कि चार्ल्स थोड़ा पीछे हटें, आराम करें और शायद कभी-कभी शाही मशीनरी को दूसरे हाथों में जाने दें।
लेकिन चार्ल्स के लिए ये इतना सरल नहीं था। एक राजा के रूप में उन्होंने हमेशा माना कि सिंहासन केवल शक्ति नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व का सबसे बड़ा प्रतीक है, और उस प्रतीक को त्याग देना उनके भीतर गहरी अपराध बोध की भावना पैदा करता था, विशेषकर तब जब उन्हें लगता था कि वो अपने परिवार को और अधिक विभाजनों में ना धकेल दें। विलियम और हैरी के बीच वर्षों से चली आ रही दूरी ने भी इस निर्णय पर अप्रत्यक्ष असर डाला। राजा अक्सर ये सोचते थे कि यदि उनकी अनुपस्थिति में परिवार का पुल और कमजोर हो गया, तो क्या ये राष्ट्र के लिए भी हानिकारक होगा। उन्हें विशेष रूप से चिंता थी कि क्या उनका त्यागपत्र दोनों भाइयों के बीच शांति लाएगा या दरार और गहरी कर देगा। महल के सूत्रों के अनुसार चार्ल्स ने कई बार प्रयास किया कि वो विलियम और हैरी के बीच संवाद का कोई मार्ग खोल सकें, लेकिन उनके हर प्रयास के बाद उन्हें लगता था कि वो एक ऐसे घाव को छू रहे हैं जो अभी पूरी तरह भरने को तैयार नहीं है। इस पारिवारिक तनाव ने उनके मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा और अकेलेपन की भावना को और ज्यादा बढ़ा दिया। कैमिला ने उन्हें कई रातों में टूकते हुए देखा, उन पलों में जब राजा नहीं बल्कि एक पिता, एक पति और एक थका हुआ मनुष्य उनके सामने बैठा होता था। निजी बातचीत में चार्ल्स ने स्वीकार किया था कि वो इस बात से सबसे अधिक दुखी हैं कि उनके निर्णयों और सिंहासन के बोझ ने परिवार के रिश्तों पर असर डाला। कहा जाता है कि एक रात उन्होंने कैमिला से एकत्ती से कहा, यदि मैं अब भी राज करूं तो परिवार बिखर जाएगा, और यदि मैं छोड़ दूं तो शायद साम्राज्य कमजोर पड़ जाएगा। दोनों में से सही क्या है? ये वाक्य उनके उस दर्द को दर्शाता है जिसे किसी आधिकारिक बयान में कभी दर्ज नहीं किया जाएगा। त्यागपत्र का निर्णय अंततः व्यक्तिगत नहीं रहा, ये प्रेम, परिवार और कर्तव्य के बीच खिंची रस्साकशी का परिणाम था। एक ऐसा बोझ जिसे केवल सिंहासन पर बैठा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। और जब जनता ने घोषणा सुनी, वे केवल एक राजा का निर्णय नहीं सुन रहे थे, वे एक ऐसे पिता की करुण पुकार सुन रहे थे जिसने अपने परिवार को टूटते देखा, एक ऐसे पति की थकान जो प्रेम को बचाना चाहता था, और एक ऐसे मनुष्य की विवशता जिसने अंततः हार नहीं बल्कि सत्य को स्वीकार करने का साहस दिखाया। ये घोषणा जितनी चौंकाने वाली थी उतनी ही दर्दनाक भी, और इसकी जड़ें परिवार की उन परतों में थीं जिन्हें दुनिया ने कभी पूरी तरह समझा ही नहीं। 75 वर्ष की आयु में खड़े राजा चार्ल्स के लिए ये समय किसी भी साधारण मनुष्य की तुलना में कहीं अधिक जटिल था। बढ़ती उम्र अपने साथ केवल थकान या शारीरिक कमजोरी ही नहीं लाती, वो उन अधूरे संघर्षों, अपूर्ण इच्छाओं और दबे हुए घावों को भी उजागर करती है जिन्हें जीवन के पहले हिस्से में इंसान अनदेखा कर देता है। जब वो अपने अंतिम त्यागपत्र के फैसले के करीब पहुंचे, उस दौरान उनके भीतर जो टूटन थी वो केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से निकल रही थी। महल के भीतर कई करीबी लोगों ने नोट किया कि हाल के महीनों में राजा की चुप्पी और भी गहरी हो गई थी। वो चुप्पी जो पहले कर्तव्य और गंभीरता का प्रतीक मानी जाती थी, अब एक अलग ही तरह का खालीपन दर्शाने लगी थी। उनके चेहरे की रेखाओं में केवल उम्र नहीं बल्कि निर्णय लेने की थकान भी उकेरी हुई दिखाई देती थी। कई बार उन्हें खिड़की के पास देर रात बैठकर बाहर की अंधेरी सड़क को निहारते हुए देखा गया, मानो वो अपने ही जीवन के किसी मोड़ को पीछे मुड़कर देख रहे हों, जहां उम्मीदें बहुत थीं, जिम्मेदारियां भारी थीं और समय हमेशा उनसे तेज चलता रहा। उम्र ने उन्हें ये सिखाया कि एक राजा होना कभी भी सरल नहीं रहा, परंतु उनके लिए कठिनाई का सबसे बड़ा रूप वो भावनात्मक घाव थे जिन्हें वो दशकों से लेकर चल रहे थे। विशेषकर ये एहसास कि उनके परिवार का ताना बाना उस सहजता से कभी नहीं जुड़ पाया जैसा उन्होंने चाहा था। स्वास्थ्य भी अब पहले जैसा साथ नहीं दे रहा था। आधिकारिक आयोजनों में घंटों खड़े रहना, दुनिया भर की यात्राओं का तनाव और देश की राजनीतिक परिस्थितियों से जुड़े भारी दायित्व अब उनके कंधों पर ऐसे बोझ की तरह महसूस होने लगे थे जिन्हें उठाना मुश्किल होता जा रहा था। डॉक्टरों की सलाह, सलाहकारों द्वारा सुझाए गए आराम और कैमिला की चिंता, इन सब ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या वो अब भी वो राजा हैं जो राष्ट्र की नाड़ी को मजबूती से संभाल सकते हैं। लेकिन इस आयु में सबसे बड़ा दर्द उनके शब्दों में नहीं बल्कि उनके सवालों में छिपा था।
वे अक्सर खुद से पूछते, क्या मैंने अपने परिवार को न्याय दिया? क्या मैं राष्ट्र के लिए अभी भी पर्याप्त हूं? क्या मेरा बने रहना देश को आगे बढ़ा रहा है या रोक रहा है? ऐसे प्रश्न किसी भी मनुष्य को विचलित कर सकते हैं, और राजा चार्ल्स भी आखिर इंसान ही थे। बस फर्क इतना था कि उनके निर्णयों का बोझ करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करता था। उन्होंने कई बार स्वीकार किया कि आयु उन्हें उस सीमा तक पहुंचा चुकी है जहां शरीर, मन और आत्मा तीनों एक साथ संघर्ष करने लगते हैं, और ये संघर्ष भीतर ही भीतर उन्हें तोड़ रहा था। राजसी जीवन की चमक के पीछे की हकीकत बहुतों को दिखाई नहीं देती, परंतु राजा के कमरे की चार दीवारें उनकी थकान और दर्द की साक्षी बन चुकी थीं। महल के सूत्रों का कहना है कि राजा इन दिनों अपने माता पिता रानी एलिजाबेथ द्वितीय और राजकुमार फिलिप की तस्वीरों को बहुत देर तक निहारते थे, शायद इसलिए कि वो खुद ही ये समझना चाहते थे कि क्या वो उस तरह का नेतृत्व दे पाए जैसे उनके माता पिता ने दिया था, या शायद वो इस डर से जूझ रहे थे कि कहीं वो उस विरासत को अधूरा ना छोड़ दें जिसे बनाए रखने के लिए उन्होंने अपनी पूरी उम्र लगा दी। उनकी आंखों में अक्सर ये प्रश्न भी उभरता था कि क्या त्यागपत्र का निर्णय उन्हें राहत देगा या और गहरे अकेलेपन की ओर धकेल देगा। उम्र के इस पड़ाव पर भविष्य को लेकर अनिश्चितता सामान्य बात है, परंतु जब बात एक साम्राज्य के प्रमुख की हो तो हर अनिश्चितता का वजन कई गुना बढ़ जाता है। और इसीलिए ये अध्याय उनके भीतर के उस मौन संघर्ष को दर्शाता है, एक ऐसा संघर्ष जो किसी घोषणा, किसी भाषण, किसी राजकीय बयान में कभी दिखाई नहीं देगा, लेकिन जिसने उन्हें अपने जीवन के सबसे कठिन निर्णय तक पहुंचा दिया। राजा चार्ल्स के लिए त्यागपत्र केवल सिंहासन से हटना नहीं था, ये उनकी थकान का स्वीकार, उनकी कमजोरी की स्वीकृति और उम्र के प्रति उनके विनम्र झुकाव का प्रतीक था। ये वो मोड़ था जहां उन्होंने अपने मन की आवाज को राष्ट्र की अपेक्षाओं से ऊपर रखने का साहस दिखाया, और यही इस क्षण को ऐतिहासिक बनाता है, क्योंकि इसे समझने के लिए केवल आंखें नहीं बल्कि दिल भी चाहिए। राजा चार्ल्स जब सिंहासन पर बैठे थे तब दुनिया उन्हें एक ऐसे सम्राट के रूप में देखती थी जो शांति, स्थिरता और परंपरा का प्रतीक है, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी जिंदगी हमेशा उतनी सरल नहीं रही जितनी जनता समझती थी। वर्षों से चली आ रही राजनीतिक उठापटक, राज परिवार के आंतरिक तनाव और निजी रहस्यों ने उनके कंधों पर असाधारण दबाव डाल रखा था। उनकी विरासत कई तरह के झंझावातों के बीच निर्मित हुई थी। युवावस्था से ही उन्हें जनता की अपेक्षाओं, मीडिया की कठोर निगाहों और शाही प्रोटोकॉल की दीवारों के भीतर अपनी पहचान बनानी पड़ी। राजकुमारी डायना के साथ विवाह से शुरू हुई वो उथल-पुथल, जिसने दुनिया भर के समाचार पत्रों को हफ्तों तक भर दिया, आज भी उनके जीवन का सबसे चर्चित अध्याय है। उस विवाह के टूटने ने न केवल परिवार बल्कि स्वयं चार्ल्स की मनोवैज्ञानिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डाला, और इन घटनाओं की गूंज अब भी उनके भीतर कहीं दबे हुए दर्द के रूप में जीवित है। त्यागपत्र की घोषणा करते समय वो दर्द एक बार फिर उभर कर सामने आया, मानो ये निर्णय उनके सभी अधूरे अध्यायों का एक अंतिम विराम हो। उनका जीवन रहस्यों से भी भरा रहा, वो रहस्य जिन्हें सार्वजनिक मंच पर कभी उजागर नहीं किया गया। महल के भीतर वर्षों तक चली चर्चाओं के अनुसार कई बार राजकीय निर्णयों पर पर्दे के पीछे तीखी बहसें हुईं। कई मौकों पर ऐसा भी हुआ कि चार्ल्स का दृष्टिकोण और सरकार की नीतियां एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थीं, और इन मतभेदों ने उनके भीतर एक अदृश्य दबाव पैदा किया, जिसे उन्होंने हमेशा मुस्कान और संयम के पीछे छिपाया। रानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन ने भी चार्ल्स के जीवन में एक गहरा खालीपन छोड़ दिया। वो केवल एक मां नहीं थीं, बल्कि उनके लिए एक मार्गदर्शक थीं। रानी की अनुपस्थिति ने चार्ल्स को एक ऐसी जिम्मेदारी के साथ अकेला छोड़ दिया जिसकी विशालता को वो कई बार रातों में महसूस करते हुए दिखाई दी। राजा बनने के बाद भी उन्हें कई विवादों का सामना करना पड़ा, चाहे वो राष्ट्रमंडल देशों में राजशाही की भूमिका हो, चाहे यूरोप की बदलती राजनीतिक समीकरण, या फिर ये प्रश्न कि ब्रिटिश राजतंत्र
आधुनिक युग में कैसे प्रासंगिक रहेगा। और इन सब के बीच उन्हें अपने परिवार की टूटती कड़ियों को भी जोड़ने का प्रयास करना पड़ा। त्यागपत्र से पहले के दिनों में चार्ल्स अपने निजी कार्यालय में घंटों बिताते थे और पुराने दस्तावेजों, भाषणों और परिवार की तस्वीरों को देखते थे। ये उनके भीतर चल रहे उस आत्मसंघर्ष का संकेत था जिसमें वो अपनी विरासत की समीक्षा कर रहे थे। क्या उन्होंने वो सब पूरा किया जिसके लिए वो जन्मे थे? क्या उनकी छवि वो बनी जो वो बनाना चाहते थे? उनका ये निर्णय इस बात का भी प्रतिबिंब है कि सत्ताधारी होना केवल ताज पहनने का नाम नहीं है। ये वो भूमिका है जिसमें मनुष्य अपनी भावनाओं, इच्छाओं और यहाँ तक कि दुखों को भी त्याग देता है। वर्षों तक वो एक ऐसी व्यवस्था का हिस्सा रहे जो उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अधिक कर्तव्य में बांधती थी। त्यागपत्र की घोषणा के बाद कई विशेषज्ञों ने ये टिप्पणी की कि चार्ल्स ने अपने मन के भीतर मौजूद गहरे रहस्य और तनाव को अंततः स्वीकार कर लिया है। वो केवल जनता को ही नहीं बल्कि स्वयं को भी मुक्त करना चाहते थे, उन अपेक्षाओं से, उन परंपराओं से और उन निर्णयों से जिन्हें वो अब आगे नहीं ढोना चाहते थे। उनकी विरासत आज भी इतिहास में सबसे जटिल मानी जाती है। एक ऐसा सफर जिसमें प्रेम, दुख, संघर्ष, रहस्य और जिम्मेदारी सभी शामिल हैं। लेकिन त्यागपत्र का ये कदम शायद उस विरासत का सबसे ईमानदार हिस्सा बन गया है, क्योंकि इसमें उन्होंने शक्ति नहीं बल्कि सत्य को चुना। त्यागपत्र जितना राजनीतिक निर्णय था उतना ही भावनात्मक भी। इस भावनात्मक पक्ष का सबसे संवेदनशील अध्याय वो था जिसे राजा चार्ल्स ने कभी पूर्ण रूप से सार्वजनिक नहीं किया। ये स्वीकारोक्ति कि उनके जीवन में प्रेम जितना मिला उससे अधिक उन्होंने खोया, और ये खोने की भावना कई वर्षों तक उनके हृदय में चुपचाप जलती रही। राजकुमारी डायना के साथ उनका विवाह दुनिया की नजरों में जितना परिकथा जैसा लगा, वास्तव में उतना ही संघर्षों से भरा था। चार्ल्स ने कई बार निजी वार्तालापों में माना कि वो खुद भी उस संबंध की दिशा को नहीं संभाल पाए। डायना की लोकप्रियता और उनकी अपनी जटिलताओं ने इस रिश्ते को ऐसी दिशा में धकेल दिया जिसे दोनों में से कोई नहीं रोक पाया। इस असफल विवाह की छाया चार्ल्स के जीवन में सबसे गहरा भावनात्मक घाव बन गई। उन्होंने अपनी आत्मकथा के मसौदों में, जिन्हें अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया, लिखा था कि उनके जीवन का सबसे बड़ा पछतावा ये नहीं था कि विवाह टूट गया, बल्कि ये था कि वो डायना को वो भावनात्मक सुरक्षा नहीं दे पाए जिसकी उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी। डायना के निधन ने इस घाव को और गहरा कर दिया। कई वर्षों तक चार्ल्स इस बात से जूझते रहे कि क्या उनके जीवन के निर्णयों ने अप्रत्यक्ष रूप से उस दुखद अंत में कोई भूमिका निभाई। ये अपराध बोध उनके मन पर एक स्थायी बोझ की तरह बना रहा। कैमिला के साथ उनका रिश्ता, जिसे उन्होंने अंततः आधिकारिक रूप दिया, उनके लिए राहत और सुकून का माध्यम था। लेकिन इस रिश्ते पर हमेशा जनता की आलोचना और डायना की स्मृति का साया रहा। चार्ल्स जानते थे कि दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाएगा। हाल के महीनों में त्यागपत्र के निर्णय के साथ ही उन्होंने कैमिला से अपने उस डर को साझा किया जो वो वर्षों से छिपाते रहे, कि कहीं वो उनके कारण दुनिया के सामने गलत पात्र के रूप में प्रस्तुत न हो गई हों। वो कई रातों में कैमिला से कहते थे कि प्रेम कभी भी आसान नहीं रहा, चाहे वो डायना के साथ हो या उनके साथ। महल के सूत्रों के अनुसार एक रात उन्होंने कैमिला के सामने वो स्वीकारोक्ति की जिसे सुनकर वो भी चुप हो गईं। मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि दुनिया ने मुझे गलत समझा। मेरा सबसे बड़ा दुख ये है कि मैंने जिनसे प्रेम किया उन्हें हमेशा वो सुख नहीं दे पाया जिसके वे योग्य थे। ये वाक्य उनके भीतर छिपे उस भावनात्मक सत्य को उजागर करता है जिसे उन्होंने दशकों तक अपने भीतर ही रखा था। त्यागपत्र उनके लिए एक तरह से प्रेम की स्वीकारोक्ति भी था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि शाही दायित्वों का बोझ कैमिला पर बढ़े या उनके निजी जीवन के जटिल अध्याय फिर से सार्वजनिक बहस का हिस्सा बने। उन्होंने ये निर्णय हृदय से लिया, उस हृदय से जिसने जीवन भर प्रेम में संघर्ष किया, कभी गलतियों के कारण, कभी परिस्थितियों के कारण और कभी उस ताज के कारण जिसे उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्य से ऊपर रखा। उनकी ये स्वीकारोक्ति इस बात का प्रमाण है कि प्रेम
चाहे वो राजमहल में हो या सामान्य जीवन में, हमेशा सरल नहीं होता। ये त्याग, दर्द और साहस की मांग करता है। और शायद यही कारण है कि जब राजा चार्ल्स ने त्यागपत्र की घोषणा की, दुनिया भर के लोगों ने केवल एक राजा को नहीं, बल्कि एक टूटे हुए प्रेमी को भी देखा, जो अंततः अपने हृदय की उस सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार हो गया जिसे वो वर्षों से दबाए हुए थे। राजा चार्ल्स की त्यागपत्र की घोषणा केवल राज सिंहासन से हटने का निर्णय नहीं थी। ये उनके निजी जीवन, विशेषकर उनके और कैमिला के संबंधों के भविष्य के बारे में भी गहराई से जुड़ी हुई थी। लंबे समय से कैमिला उनके जीवन में वो स्तंभ रही हैं जिस पर चार्ल्स ने बार बार भरोसा किया, लेकिन राजा के रूप में उन पर आए दायित्वों और आलोचनाओं ने कई बार इस रिश्ते को अप्रत्याशित तूफानों में धकेल दिया। चार्ल्स अच्छी तरह समझते थे कि सिंहासन पर बने रहने से कैमिला पर दबाव लगातार बढ़ता जाएगा। जनता का एक भाग आज भी कैमिला को मिश्रित भावनाओं से देखता है। कई लोग उन्हें चार्ल्स के सबसे कठिन वर्षों में साथी के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ अभी भी पुराने अध्यायों की छाया को उनके साथ जोड़ते हैं। त्यागपत्र से कुछ सप्ताह पहले चार्ल्स और कैमिला के बीच कई गहरी बातचीतें हुईं। इन वार्तालापों में उन्होंने खुलकर स्वीकार किया कि कैमिला पर आने वाला दबाव उन्हें भीतर से बेचैन कर रहा था। चार्ल्स ने कहा था कि वो नहीं चाहते कि उनकी जिम्मेदारियों का बोझ कैमिला के जीवन को और जटिल बनाता जाए। उनका ये बयान महल के भीतर गूंजा। मुझे लगता है कि सिंहासन अब मुझे नहीं, बल्कि किसी युवा, मजबूत और नए युग की समझ रखने वाले व्यक्ति को चाहिए। और मुझे ये भी लगता है कि कैमिला को वो शांति मिलनी चाहिए जिसकी वो वर्षों से हकदार है। ये स्वीकारोक्ति दर्शाती है कि त्यागपत्र का निर्णय प्रेम से भी प्रेरित था। शायद एक ऐसा प्रेम जिसने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ सहा, और अब अपनी अंतिम अवस्था में अपने साथी के लिए राहत चाहता था। इसके साथ ही चार्ल्स भविष्य की उन संभावनाओं को लेकर भी गहराई से सोच रहे थे जिन्हें वो अपने कार्यकाल में शुरू कर पाए या नहीं। पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, कृषि नीति, शहरी विकास, ये सभी उनके दिल के बेहद करीब थे। त्यागपत्र से पहले वो कई बार कहते थे कि वो इन विषयों पर स्वतंत्र नागरिक के रूप में अधिक सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं, क्योंकि राजा के रूप में वो अपने विचारों को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये भी थी कि विलियम और कैथरीन पर जिम्मेदारियों का भार कितना उपयुक्त समय पर आएगा। उन्होंने हमेशा माना कि विलियम में आधुनिक युग का नेतृत्व करने की क्षमता है। कूटनीतिक समझ, जनप्रियता और स्थिरता, तीनों ही गुण उनके भीतर प्रबल रूप से मौजूद हैं। चार्ल्स ने त्यागपत्र के आखिरी मसौदे में लिखा था कि ये निर्णय महल के भीतर नए अध्याय का उद्घाटन करेगा, जहां वो स्वयं पृष्ठभूमि में रहकर अपने परिवार को मजबूत करने और अपने राष्ट्र को नई तरह से समझने की कोशिश करेंगे। उनका ये निर्णय ये भी दर्शाता है कि उन्होंने अंततः सत्ता को नहीं, बल्कि अपने जीवन और अपने परिवार को प्राथमिकता दी। और ये कदम चाहे कितना भी विवादास्पद क्यों ना हो, उनके लिए शांति और आत्मसम्मान का प्रतीक बन गया। त्यागपत्र के बाद वो और कैमिला एक ऐसे जीवन की ओर देख रहे हैं जिसमें भले ही राजकीय चमक कम हो जाए, लेकिन मानवीय सुकून अधिक होगा। और शायद पहली बार वर्षों की उथल-पुथल के बाद ये दोनों एक ऐसी दुनिया में साथ सांस ले पाएंगे जहां ताज का बोझ उनके कंधों पर नहीं, बल्कि इतिहास के पन्नों पर रहेगा। जब राजा चार्ल्स ने आधिकारिक रूप से त्यागपत्र की घोषणा की, तब दुनिया ने केवल एक संवैधानिक बदलाव नहीं देखा, ये एक युग का अंत था। एक ऐसे युग का जिसने ब्रिटिश इतिहास में अनगिनत बहसों, भावनाओं और परिवर्तनों को जन्म दिया। इस घोषणा के बाद महल के भीतर जो खामोशी फैली, वो किसी तूफान से कम नहीं थी। सलाहकारों, मीडिया और परिवार के सदस्यों की आंखों में अवाक भाव दिखाई दे रहे थे। वर्षों से चल रहे संघर्ष, निर्णयों और अपेक्षाओं का बोझ जैसे एक ही क्षण में टूट गया हो। राजा चार्ल्स ने अपने अंतिम संबोधन में इस बात को स्वीकार किया कि ये निर्णय उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन आवश्यक था। उन्होंने कहा कि एक राजा का कर्तव्य केवल सत्ता संभालना नहीं, बल्कि समय को समझना भी है। और उन्होंने महसूस किया
कि ये समय उनके लिए नहीं, बल्कि अगले नेतृत्व के लिए है। उनकी अंतिम विरासत कई रंगों में दिखाई देती है। एक तरफ वो व्यक्ति हैं जिसने पर्यावरण संरक्षण को अपने सार्वजनिक जीवन का मुख्य आधार बनाया। उन्होंने कृषि सुधारों से लेकर जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर लगातार आवाज उठाई और दुनिया को ये दिखाया कि एक राजा भी ग्रह के भविष्य के लिए चिंतित हो सकता है। दूसरी ओर उनकी विरासत उस परिवार से भी जुड़ी है जिसे उन्होंने जोड़े रखने की कोशिश की, चाहे वो सफलता में बदली या नहीं। उनके और डायना की कहानी हमेशा इतिहास का हिस्सा रहेगी, परंतु उससे भी अधिक गहरी वो कोशिशें हैं जो उन्होंने अपने पुत्रों को एक साथ लाने के लिए की। त्यागपत्र के बाद उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी शेष जिंदगी एक ऐसे रूप में जीना चाहते हैं जहां वो राजनीतिक नहीं बल्कि मानवीय योगदान दे सकें। इस वाक्य ने लाखों लोगों को प्रभावित किया। विलियम और कैथरीन के लिए अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है और चार्ल्स का विश्वास इस बात में था कि ये नेतृत्व ब्रिटेन को आधुनिक युग में एक नई दिशा देगा। अंत में राजा चार्ल्स की कहानी केवल एक राजा की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे मनुष्य की कहानी है जिसने प्रेम किया, खोया, संघर्ष किया और अंततः अपने जीवन को ईमानदारी से स्वीकार किया। उन्होंने सिद्ध किया कि विरासत केवल जीत या उपलब्धियों से नहीं बनती, वो साहस से बनती है। साहस ये स्वीकार करने का कि कब पीछे हटना आवश्यक है, साहस ये मानने का कि मनुष्य राजा से बड़ा है, और साहस ये दिखाने का कि कभी-कभी त्याग सबसे बड़ा नेतृत्व होता है। उनकी घोषणा ने दुनिया को हिला दिया, लेकिन साथ ही ये संदेश भी दिया कि शक्ति का अर्थ केवल शासन नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने का साहस है, भले ही वो कितना ही कठिन क्यों ना हो। राजा चार्ल्स अब इतिहास के अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं, एक ऐसे राजा के रूप में जिसने अपने जीवन के अंत में सबसे सत्यपूर्ण, सबसे मानवीय और सबसे साहसी निर्णय लिया।